कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दुनिया को पता चलनी चाहिए। आपकी शुरुआत कैसी हुई, दुबई कैसे आ गए? Born in a very humble lower middle class family. दूध तक बेचा मैंने। क्या आपको लगता है कि ये चीज थी जिसने 2 स्टेप ऊपर या 4 स्टेप ऊपर लेके गए? Credibility is the most important thing. कितने अपार्टमेंट सेल कर दिए रिजवान भाई अभी तक? 18,000 लोगों ने अपार्टमेंट लेके and they are very very happy in terms of capital appreciation, rental appreciation. कैसीनो लेने का मन है? कैसीनो की स्टोरी मैंने कभी नहीं बताई। बहुत कम लोग इतने एक्टिव हैं जितने रिजवान भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। ये इतना एनर्जी आती कहाँ से? 3 में से एक चीज चुननी होगा तो कौन सी चुनेंगे? स्पीड, क्वालिटी या मार्जिन? कोई एक गलती रिजवान भाई? बहुत होता है भाई। मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ कि जो भी बिजनेस करूंगा वो सक्सेसफुल रहूंगा। कोई भी हार्ड डिसीजन अगर लाइफ में लेना होता है रिजवान भाई तो क्या पैरामीटर होता है? ऐसा इंसान रिजवान भाई जिसके जैसा आप बनना चाहते हो? 2 आदमी आई वुड से। एक तो शेख मोहम्मद का मैं हमेशा देखते रहता हूँ इस तरह से वो काम कर रहे हैं, और दूसरे कामयाब होने का कोई नुकसान है क्या? कहते हैं कि जो लोग आदमी बहुत अमीर होते हैं ना वो अकेले पड़ जाते हैं। कोई एक सलाह जिसने आपका नुकसान किया और आपने मानी किसी की? मुश्किल वक्त में पढ़ने लायक कोई एक किताब? किसी भी डील को क्रैक करने की 1 लाइनर कौन सी है? ऑल टाइम फेवरेट नेगोशिएशन हैक? लोग सिखाते हैं हाउ टू सेल प्रॉपर्टी, लेकिन मैं रिजवान भाई से सीख के जा रहा हूँ अब। और आप मेरी प्रॉपर्टी बेचो, मैं एक अलग से कोड बना के दे दूंगा आपको। तो ये मुझे ही बेच रहे हैं, देखो। एक आदत जिसको आपको छोड़ने का बड़ा मन कर रहा है लेकिन छूट नहीं रही। फंस गए ना? कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दुनिया को पता चलनी चाहिए। संघर्ष, मेहनत और कामयाबी की एक ऐसी ही दास्तां आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूं। आज मेरे साथ हैं 1% मैन, जिनके बारे में बहुत कुछ जानना है मुझे। उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और देश से बाहर निकलकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के पीछे के उनके हार्डवर्क और उनका दिमाग कैसे काम करता है। बहुत खुशनसीब हूं कि आज मेरे साथ हैं रिजवान भाई। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वेलकम वेलकम सोनू टू दुबई एंड आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। मेरी हमेशा से तमन्ना थी कि आपसे मुलाकात करूं मैं, एंड ग्लैड इट इज हैपनिंग। मैं जब आपके ऑफिस में आया अंदर तो इतना भीड़ लगा हुआ है ऑफिस में आपके, जैसा कि हल्दीराम पे दिवाली पे मिठाई बढ़ती है ना, तो ऐसे फ्लैट बांट रहे हो आप, क्या कर रहे हो? मतलब इतना भीड़ जेन्युइनली मैंने किसी बिल्डर के ऑफिस में आज तक अपने जीवन में देखा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ दिवाली पे हो ना, बाहर मिठाई बढ़ती है और भीड़ लगी होती है, काजू कतली बट रहा है, लड्डू बट रहे हैं, तो फ्लैट बांट रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? इतना भीड़। बस यही है कि नया एक लॉन्च अपना आ रहा है, भीड़ होता भी है यहाँ पे, लेकिन आज थोड़ा सा ज्यादा आपको नजर आया, और आप आए इसलिए शायद हो सकता है देखने के लिए आए लोग आपको। तो नया लॉन्च अपना है, विच वी आर लॉन्चिंग। अभी 18 तारीख को लॉन्च है, शायद ये आपका वीडियो आएगा उससे पहले लॉन्च हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मरीटाइम सिटी। मरीटाइम सिटी इज एग्जैक्टली दरिया के सामने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ आपसे, पर्सनली भी जानना चाहता हूँ, और ऑडियंस तो खैर जानेगी, शुरुआत कैसे हुआ? मेरी शुरुआत कैसे हुई? आपकी शुरुआत कैसी हुई? दुबई कैसे आ गए? कहाँ से शुरू किया? और इतना बड़ा जो एम्पायर खड़ा हुआ है कैसे कर लिया? तो born in a very humble lower middle class family. पिताजी ने मुझे स्कूल में डाल दिया था। स्कूल में डालने के बाद उन्होंने बस बोला कि बेटा तुम यहाँ पे स्कूल में जाओगे, कॉन्वेंट स्कूल में डाला, अच्छे से अच्छे स्कूल में, लेकिन बस के पैसे भी नहीं थे, पॉकेट मनी भी बहुत कम थी, तो स्ट्रगल थे उस दिनों में। तो पॉकेट मनी कमाने के लिए छोटा मोटा काम किया मैंने। मुंबई की बात कर रहा हूँ। स्टेशनरी तो मुंबई की पूछ रहे हो ना आप? जी हाँ, जी हाँ। तो स्टेशनरी बेची वहाँ पे, कुछ रक्षाबंधन के लिए राखी बेची, दूध तक बेचा मैंने, बस वो छोटा सा एक पॉकेट मनी कमाने के लिए। एंड उसके बाद फिर सिचुएशन ये आई कि डैडी गुजर गए 16 साल की एज में। तो पहले तो सिर्फ पॉकेट मनी कमाना होता, लेकिन फिर मजबूरी आ गई कि पूरा घर को संभालना है, घर भी चलाना है। तो लकीली जिस कंपनी में डैडी काम कर रहे थे वहाँ नौकरी मिल गई मुझे, और उन्होंने मुझे अच्छी नौकरी दी।
बिकॉज 20 साल डैडी ने वहाँ काम किया था, तो दे कॉल्ड मी। तो वहाँ पे स्कूलिंग चल रही थी और थोड़ा सा मेरा काम भी चल रहा था। तो और जो FD बनता है, जो आपको ग्रेचुइटी मिलती है आफ्टर यू लीव द कंपनी, तो ग्रेचुइटी फिक्स डिपॉजिट में डाला था, तो इस तरह से मैनेज हो रहा था। 18 साल की एज में कुवैत चला गया। शॉर्ट कर रहा हूँ एज फास्ट एज पॉसिबल। 18 साल की एज में मैं कुवैत चला गया। कुवैत में सेल्समैन की स्टार्ट किया, वहाँ पे सेल्समैन से सेल्स मैनेजर बना और काफ़ी हद तक कंपनी को मैं मैनेज करता था, उस कंपनी को, बिकॉज मेरे अंकल लंदन में रहते थे मोस्टली। तो बहुत अच्छा चल रहा था उस टाइम पे। मैंने सिस्टर की शादी की पहले, फिर मेरी शादी हुई, फिर एक घर लिया मैंने बांद्रा में, बहुत प्राइम लोकेशन में, आई वुड से शाहरुख खान के घर के आसपास घर लिया। तो उस एवरीथिंग वाज गुड फॉर मी। लेकिन फिर मौका ऐसा आया, सद्दाम हुसैन आ गए, तो फिर भागना पड़ा बॉम्बे हमको। फिर जॉब की तलाश, जॉब ढूंढने गया। सद्दाम हुसैन बोले तो सद्दाम हुसैन, इराक का वॉर हुआ था। तो जब ये सद्दाम हुसैन के वजह से इराक कुवैत का वॉर हुआ था, तो वहां पे जो लोग कुवैत में थे, आपने देखी होगी पिक्चर एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट में अक्षय कुमार ने, हाँ, तो वहां पे जो कहानी अक्षय कुमार ने दिखाई थी ना, उस गौर से हम गुजरे थे, जहाँ पे आपको वो पूरे वॉर जोन के अंदर हमने वहां से निकल के मुंबई गए। वो एक अलग सी कहानी है, कभी नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट करूंगा तो उसमें बताऊंगा। तो वो वहां से निकल के फिर जैसे बॉम्बे पहुंचा, तो फिर वहां पे मैं जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। जॉब लेकिन किसी ने दिया नहीं। फिर मैंने किसी को दुबई, फिर को बोले कि एजुकेशन तो है ही नहीं तुम्हारी, तो क्या हिसाब से जॉब दे। मैं बोल रहा था मैं बहुत अच्छा सेल्समैन हूँ, कुछ भी बेच सकता हूँ, तो लेकिन कोई मानने को रेडी नहीं था। मेरा एक दोस्त था दुबई में, उसको लिखा मैंने कहा यार मुझे एक जॉब दे दे, तुझे पता है मैंने तेरा माल इतना बेचा है दुबई के अंदर। तो उसने मुझे जॉब दे दिया दुबई के अंदर। उसके साथ 1 साल काम किया। कौन से साल की बात है ये? 1991 की बात है। 91। हाँ, 90 में सद्दाम हुसैन का इशू आया था, ये अपना कुवैत और इराक का, हम लोग भागे थे। 1 साल के बाद मैं आ गया दुबई में। उन्होंने मुझे क्या जॉब, उम्र रहा होगा? मेरी उम्र उस वक्त रहेगी 28 साल की। मैं 12, आई वॉज ओनली 12th फेल। मैंने पढ़ाई उतनी की थी। तो जॉब तो एजुकेशन के बेसिस तो कोई देगा नहीं, और मैं किसी को बोलूँ कि मैं बहुत अच्छा सेल्समैन हूँ तो वो तो कोई मानेगा नहीं। पर लकीली इस आदमी ने मुझे जॉब दे दी। दुबई आ गया। दुबई में उसका काम किया 1 साल तक, उधर भी अच्छा काम कर लिया। फिर मैंने वाइफ को बोला कि देखो मैं कुवैत में था, आपको पता है कुवैत के पहले मैंने अपना पैसा कमाया, कुवैत में गया, उधर मेरे अंकल को पैसे कमा के दिया और अच्छा काम करके दिया। फिर ये दुबई में आया, ये मेरे दोस्त को भी मैंने अच्छा पैसा कमा के दे रहा हूँ। कुछ तो बात है मेरे में, मेरे को बिजनेस करना है, अपना करना है, किसी को कमा के नहीं देना, कमा के देना। लेकिन मुझे एक था कि उसका कुछ ना कुछ करना है। एंड दैट टाइम वाइफ वाज नॉट वेरी हैप्पी। वाइफ ने मुझे बोला रिजवान तू अब भी सेटल हुआ है लाइफ में, इतना होने के बाद। एंड तुझे पता है कि सेटल होना इजी नहीं था, बिकॉज दुबई कुवैत से जब तू वापस आया तो हाउ अगेन यू आर स्ट्रगलिंग, और अभी तुझे इसने दोस्त ने जॉब दिया, अभी तुझे लग रहा है कि नहीं अभी तुम अपना जॉब कर लेगा। मैंने कहा मुझे ट्राई करने दे 6 महीना, अगर नहीं सक्सेसफुल होगा तो मुझे 5,000 दिरहम की नौकरी कोई भी दे देगा, वापस चला जाऊंगा। तो इसी तरह से मैंने किया, और जो मेरा फेलियर था वो मेरा सक्सेस बन गया। तो क्या किया फिर? जॉब छोड़ के फिर ब्रोकर किया, ब्रोकरेज, रियल एस्टेट में नहीं, बिल्कुल बिल्डिंग मटेरियल में मैंने ब्रोकरेज किया, जिसके अंदर आपको कुछ लकड़ी खरीदनी है, स्टील खरीदनी है, तो वो मैं बायर के पास जाता था और उनको बेचता था। इनिशियली बहुत कठिनाई आई, बिकॉज मैं आया था कुवैत में और दुबई में अपना ब्रोकरेज करना चाहता था। तो दुबई में कोई जानता नहीं था मुझे, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के पास जाके उनको बता के देखो ये मेरे पास माल है, मेरे से ब्रोकरेज में माल खरीदो। तो वो मुझे बोलते थे आपसे क्यों खरीदेंगे आप? तो मैं बोल रहा था मेरे पास अच्छा माल है, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि अच्छा माल मंगा के दूंगा। तो इनिशियली बेचना इजी नहीं था, बिकॉज व्हेन यू गो इनटू अ न्यू मार्केट आपको एक बेस बनाना होता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बनाई। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, सेल्समैन अच्छा हूँ, अगर आप 3 बार मुझे मिल लोगे तो मेरे से भी घर ले लोगे। ये गारंटी है मेरी, बस 3 बार मेरे से मिलो, 100% सुनो। मैं आपको बोलूंगा दुबई में घर लोगे तो मेरे से लोगे आप मुझे बता रहे हो कि डरा रहे हो? तो बिल्डिंग मटेरियल में ब्रोकरेज स्टार्ट किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ट्रेडर बना बिल्डिंग मटेरियल का। वो एक ट्रेडर मतलब इनिशियली तो सिर्फ ब्रोकरेज करता था, तो उसके बाद ट्रेडर बन गया। छोटा सा ट्रेडर कैसे बना? जिससे मैं माल खरीदता था ब्रोकरेज में, उनको मैंने बोला कि मुझे छोटा छोटा कंसाइनमेंट में माल दो, $25,000 का, $50,000 का। उस वक्त जब मेरे पास पैसे नहीं थे,
लोगों को कन्विंस करना कि मुझे $25,000 का बगैर पैसे का माल उस दो, जमाने में। उस जमाने की बात कर रहा हूँ। $25,000 का मुझे आप कंसाइनमेंट पे दो, मैं आपको बेच के पैसे दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो कन्विंसिंग पावर था। और जिस लोगों से मैंने काम किया था कुवैत के अंदर ब्रोकरेज का, उनसे बहुत अच्छा काम किया था, तो जानते थे मुझे कि नहीं यार ये रिजवान बेच देगा। पैसे खाएगा नहीं हमारे। उन्होंने भेजा $50,000 का, तो छोटा सा एक ट्रेडर बना। और ट्रेडर बनते बनते फिर बैंक के पास गया, बैंक ने मुझे फैसिलिटी दी। आपको जान के खुशी होगी आज कि टुडे डैन्यूब इज the biggest building material company, not in Dubai, not in UAE, but the biggest building material company in the whole of Middle East. पूरे मिडिल ईस्ट में GCC कंट्री के अंदर we are the biggest number one building material company who started with a briefcase going selling hardware and sanitary. क्या बात है, अद्भुत है, अद्भुत है। मैं कभी कभी मैं भी सोचता हूँ ना, मैं भी अगर सोचता हूँ ना, सुनो ये कैसे हुआ, कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको, और पूरे हिंदुस्तान में लोग आपको सुनेंगे। क्या आपको लगता है कि ये चीज थी जिसने मुझे 2 स्टेप ऊपर या 4 स्टेप ऊपर लेके गए? आई थिंक बचपन से मेरा एक पॉलिसी रहा, जो मुझे पापा ने मुझे सिखाया कि रिजवान कभी भी कस्टमर को या कोई भी आपके वेंडर को है ना, प्रॉमिस नहीं करो, मतलब सच्चाई से काम करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज अगर तुमने कस्टमर को बोल दिया कि नहीं ये माल आप खरीद रहे हो और आपको इसमें 50% प्रॉफिट हो जाएगा, और उसको 20% प्रॉफिट हुआ या 10% प्रॉफिट हुआ, आपके ऊपर कभी भरोसा नहीं करेगा। लेकिन उसको आप बोलोगे आपको 10% प्रॉफिट होगा और उसका 15 हो गया, 20 हो गया, वो आपके पास डबल भरोसा करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम व्हेन यू डील विद द कस्टमर और विद द सप्लायर, एक क्रेडिबिलिटी अपनी बिल्ड करो। तो माल बेचने के चक्कर में ओवर प्रॉमिस कभी बिल्कुल नहीं करो, क्रेडिबिलिटी अपनी बिल्ड करो। अगर आगे लाइफ में जाना है तो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना बहुत जरूरी है। And I think one of the reasons where people wanted to trust me and give me that $25,000 and $50,000 material when I did not have anything is only because the credibility which I had dealt with them in Kuwait. जो सप्लायर से मैं काम कर रहा था, उनका ब्रोकरेज का काम कुवैत में करता था बिफोर सद्दाम हुसैन केम इन, वही सप्लायर को मैं दुबई आया, उन्होंने मुझे पे भरोसा किया कि नहीं यार ये रिजवान झूठ नहीं बोलेगा। और वो क्रेडिबिलिटी आज भी मेंटेन किया ऊपर वाले की दुआ से। बिकॉज जिसने भी मेरे से अपार्टमेंट लिया है, कितने अपार्टमेंट सेल कर दिए रिजवान भाई अभी तक? 18,000 अपार्टमेंट डिलीवर किया, और दूसरे 4-5,000 ऑन द जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेज पे, जो आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर में डिलीवर हो जाएगी। 18,000 लोगों ने अपार्टमेंट लेके एंड दे आर हैप्पी, वो घर में रह रहे और बहुत वेरी वेरी हैप्पी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल एप्रिसिएशन। क्या लगता है आपको कि दुबई का मार्केट नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स में बढ़ेगा या पीक पर पहुंच चुका है, गिरेगा, स्टेगनेंट हो गया है, रेंटल इनकम बढ़ेंगे? क्योंकि पिछले कुछ 3-4 महीने में हम लोग सुन रहे हैं कि 10-15% रेंटल इनकम रिड्यूस हुआ है। बिल्कुल रिड्यूस नहीं हुआ है, बिल्कुल रिड्यूस नहीं हुआ है। जो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है वो गलत इन्फॉर्मेशन है। दुबई का मार्केट मेरे हिसाब से आगे ही बढ़ेगा, और इसलिए नहीं कि मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे मैंने बोला, आई विल नेवर मिसगाइड एनीबडी, वेदर इट इज माय कस्टमर और एनीबडी हु वांट्स टू हियरिंग दिस स्टोरी। दुबई इज गोइंग टू ग्रो बहुत आगे। ओके, उसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा व्हाई आई एम सेइंग दिस। ओके, पॉपुलेशन ऑफ दुबई कितना है? 4 मिलियन, 4 मिलियन पीपल। मैं बॉम्बे में रहता हूं, आपको पता बॉम्बे की पॉपुलेशन कितनी है? 25 मिलियन। दुबई की पॉपुलेशन 4 मिलियन है, बॉम्बे की पॉपुलेशन 25 मिलियन है। पूरी दुनिया की नजर दुबई के ऊपर है। आज पॉपुलेशन टोटल खाली 4 मिलियन है। अब दुबई का टूरिस्ट कितना है साल का? 20 मिलियन पीपल। जो साल में 20 मिलियन पीपल दुबई में आते हैं सिर्फ विजिट करने के लिए, सिर्फ घूमने के लिए। कुछ यहाँ पे टूरिज्म देखेंगे या कुछ दुबई देखेंगे या पूरा यूएई देखेंगे। 20 मिलियन तो टूरिस्ट आते हैं। तो दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते बिजनेस करने के लिए। आज सारे बिलियनर्स, इतने बिलियनर्स एवरी साल एवरी ईयर आ रहे हैं यहाँ पे, कहाँ अपना पैसा लेके, जो यहाँ पे दुबई में बिजनेस करना चाहते हैं। और जो बिलियनर्स जो आएंगे वो अपना धंधा चलाएंगे, वो अपना कुछ ना कुछ काम करेंगे। और जिस तरह से इन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है दुबई के अंदर, जहाँ पे लोग आके बिजनेस कर सकते हैं,
लोग आके आराम से रह सकते हैं। आज की तारीख में जो पैसा है जिसके पास, उसको क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए। Am I right? पैसा तो है मेरे पास। अगर आप दुनिया भर में देखो किस तरह से दंगे फसाद हो रहे हैं, आप यूके में जाओ क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जाओ क्या हो रहा है, नेपाल देखिए क्या हो रहा है, फ्रेंच में क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको ऊपर वाले की दुआ से जिस तरह से इन्होंने कंट्रोल किया है ना, सेफ्टी बहुत कंट्रोल में रखा हुआ है। और ये आज नहीं, काफी सालों से यहाँ पे कोई दंगे फसाद नहीं कर सकता है। किसी ने अगर दंगे फसाद किया, सीधा उठा के उसको बाहर फेंक देता है। इनका पुलिस सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। इतने दुनिया भर के लोग यहाँ से आ रहे जस्ट बिकॉज दे वांट टू गिव सेफ्टी टू द फैमिली। और जो भी वो आएंगे तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ कारोबार करेंगे। यहाँ पे दुनिया भर के लोग आ रहे और प्राइजेस यहाँ का है अभी भी बहुत सस्ता है। अभी भी लगता है आपको? ओके, मैं आपको कंपैरिजन करके देता हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट खबर में बात नहीं, मार्केटिंग की बात नहीं, मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, रोज मैं प्रॉपर्टी बेचता हूँ तो रोज मेरे पास दुनिया भर के लोग आते हैं, तो मुझे पता है कि प्राइसेस है। अगर आप दुबई का प्राइस कंपेयर करो टू, लेट्स गो टू फार ईस्ट। फार ईस्ट में अगर मैं चले जाता हूँ सिंगापुर, सिंगापुर से हमारा प्रॉपर्टी आधा दाम है। हांगकांग पे जाओ तो 5 गुना सस्ता है। शंघाई में जाता हूँ, वी आर हाफ द प्राइस ऑफ शंघाई। ओके, फार ईस्ट को लेके मैं जाता हूँ लंदन। लंदन से अगर सेंट्रल लंदन को सेंट्रल दुबई से कंपेयर कराऊं तो 1/3 हमारा प्राइस है दुबई का प्राइस। थोड़ा आगे जाता हूँ न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क में वी आर हाफ द प्राइस ऑफ न्यूयॉर्क। कनाडा से वी आर चीपर देन कनाडा। देन यू गो टू अदर कंट्रीज लाइक रशिया, आधा प्राइस है। अगर मैं जाता हूँ यूरोप की कोई भी सिटी के अंदर, जिसके अंदर जर्मनी बोलो, पेरिस बोलो, इंग्लैंड बोलो, जर्मनी बोलो, पेरिस बोलो, कोई भी अदर यूरोपियन सिटीज में हम लोग आधा या उससे कम दाम है। इंडिया की बात कर रहे हो, मेरी ओन सिटी मुंबई की बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई से हम आधा दाम है, गुड़गांव से आधा दाम है। तो कहाँ रियल एस्टेट प्राइसेस कम होगा मेरे भाई? ये तो बढ़ना ही बढ़ना है, बिकॉज दुनिया भर के लोग यहाँ पे आ रहे एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई। सो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ बबल? जो सोच रहे हैं ना कि बबल है और ये कभी गिरेगा, ये इतना पछताएंगे। बिकॉज आज से 3 साल पहले जिसने नहीं लिया था वो सोचा था कि काश मैंने 3 साल पहले लिया था, और आज से 3 साल के बाद जो लेगा वो सोचेगा मैंने क्यों नहीं लिया था ये प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल बबल नहीं है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कमिंग टू दुबई एंड दिस प्राइस इज गोइंग टू अप्रिशिएट मोर एंड मोर। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे कसिनो आ रहा है रासल खेमा में, द बिगेस्ट कसिनो ऑफ विन कसिनो जिसको बोलते हैं, आ रहा है। एंड रासल खेमा कितना दूर है? 1 घंटे के रास्ते पे है। और जिस सिटी के अंदर कसिनो आया है, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, उस सिटी के अंदर टूरिस्ट भर भर के आए हुए। उस सिटी का, अच्छा रासल खेमा आप बोलेंगे 2 में क्यों आदमी रहेगा? ऑफ कोर्स रासल खेमा जाने वाला रासल खेमा जाएगा, बट जो अट्रैक्शन दुबई में है वो रासल खेमा में बनने में और काफी टाइम जाएगा। तो यहाँ पे ही रहेगा, बिकॉज ओनली 1 आवर ड्राइव है। आई विल गो टू ड्राइव टू 1 घंटा में जाकर आऊंगा, गाड़ी लेके वापस आ जाऊंगा, आउटिंग भी हो जाएगा। और 2 साल में कसिनो भी आ रहा है। तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर, सेफ्टी, no income tax, corporate tax also 9%. People are coming from all over the world, भर भर के आ रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी रहता है रिजवान भाई कि कोई टैक्सेशन नहीं है। जैसे इंडिया में तो इनकम के ऊपर कोई 25-30% टैक्स लग जाता है। चलाते कैसे हैं इकोसिस्टम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि जब टैक्सेस लेता ही नहीं, मैंने 10 लाख कमाया तो मेरा है, मैंने 50 लाख कमाया तो मेरा है, तो कंट्री कैसे चलाते हैं? इकोसिस्टम से बना। कैसे सिस्टम के इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि इन्होंने इतना टूरिस्टिक अट्रैक्शन बनाया हुआ है, इतना ट्रेडिंग अट्रैक्शन बनाया हुआ है कि ट्रेडिंग अट्रैक्शन में आप यहाँ पे आप अगर कोई ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग यहाँ से आके आपको दुनिया भर में माल सप्लाई होता है, जिसका इनको कस्टम ड्यूटी मिलता है। यहाँ पे जो भी आप इंपोर्ट करते हो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड फ्रॉम हियर इट गोज टू मेनी प्लेसेस, उससे मिल रहा है। टूरिस्ट इतना भर भर के आता है, तो टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो टूरिस्ट कुछ ना कुछ खर्चा करता ही है। टूरिस्ट इज नॉट गोइंग टू कम हियर एंड तो द अमाउंट लाइक आई मेंशन, खाली 4 मिलियन की पॉपुलेशन है, 20 मिलियन पीपल कम हियर टू विजिट दुबई, ओनली दुबई, आई एम नॉट टॉकिंग यूएई। 20 मिलियन पीपल आ रहे हैं, वो विजिट वीजा पे खर्चा कर रहे हैं, वो होटल्स में रह रहे हैं, वो एयरबीएनबी में रह रहे हैं। There are a lot of things they create where you are able to make money without any deficit, and year after year they are managing the budget very well, जिसके अंदर deficit कभी नहीं हुआ है। मेरा पर्सनल क्वेश्चन है रिजवान भाई, अब आउट ऑफ द प्रॉपर्टी है, अभी 2 मिनट के लिए प्रॉपर्टी से बाहर जाते हैं और आपकी लाइफ से कुछ ऑडियंस को सीखने को मिल जाए। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए और आपका बिजनेस खराब हो जाए,
तो पहले 100 दिन में रिजवान भाई ऐसा क्या करेंगे कि अगले 5 साल 10 साल में डैन्यूब वहीं पहुंच जाए? ये मैंने पहले भी जवाब दिया था। अच्छा, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं फिर से जवाब तो खुदा ना खास्ता ओके, कभी ऐसा सिचुएशन आए तो फर्स्ट 100 डेज का रोड मैप क्या होगा? सबसे पहला, मैं पहले जैसे दूध बेचता था या मैं स्कूल की कपड़े जो बेचता था ना, वो बाकड़ा फिर से लगा लूंगा, जिसको मैं बोलता ना बाकड़ा। फिर सड़क पे उतर फिर सड़क पे उतर जाऊंगा। उसमें शर्म ही नहीं है मुझे। आज भी अगर आप थोड़ा आपने देखा कि नहीं देखा, मेरा जो काम है ना, मैं चेयरमैन हूँ उस कंपनी का, लेकिन मैं नीचे जाके हर एक से मिलता हूँ, उससे पूछता हूँ क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं, क्या खरीदने आए हो, क्यों खरीदने आए हो, क्या करके दूं आपके लिए। ताज नहीं पहन के बैठे? बिल्कुल नहीं बैठता हूँ मैं मालिक, मेरे को नहीं है वो ताज। आप मेरे कपड़े देखो, मेरी घड़ी देखो, मेरा जूता देखो, कभी वो ब्रांडेड चीज को सोचा ही नहीं है। मैं सड़क पे बैठने वाला बंदा हूँ, फिर से मैं सड़क पे बैठ जाऊंगा। क्या बात है। और उसी तरह से काम करूंगा। ऑफ कोर्स एनर्जी लेवल उस टाइम जितनी नहीं होगी मेरे पास, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से वो कर लूंगा मैं। मुझे 100% कॉन्फिडेंस है। अगर जो आप मुझे पूछ रहे हो कि कल उठ के मेरा कुछ खराब हो जाता है और फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे अफ्रीका के जंगल में भेज दो ना, मैं वहां एनिमल को बेच के आऊंगा यार। वो सेल्समैनशिप क्वालिटी तो अभी तक है मेरे पास, उसको तो मैं कोई नहीं छीन सकता मेरे से। ये इतना एनर्जी आती कहाँ से है? मतलब मैं थोड़ा सा मैं भी सेल्स में हूँ, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट और एनर्जी से ऐसा आंसर मैंने भी कभी नहीं सुना कि मैं फिर से उतर जाऊंगा सड़क पे और फिर से टपरी लगा लूंगा और फिर से सेल्समैन बन जाऊंगा। ये एनर्जी का सोर्स क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 महीने पहले मेरा एक सेल्समैन को जाना पड़ा यहाँ से। तो मेरे लोग ने बोला कि तुम क्या करोगे यार, कैसे मैनेज करोगे? बोले मैं बैठा हूँ ना यार, टेंशन में क्यों करते हो? मैंने मेरा ऊपर का कैबिन छोड़ के नीचे बैठ गया, मैं खुद से बैठ गया। मैंने कहा जो भी क्वेश्चन है, आंसर है, आपको बाहर को मेरे पास लेकर आओ। ऑफ कोर्स अभी हमने नया स्टाफ लेकर आया, उसको काम करना चालू कर दिया। तो रियल एस्टेट का काम था तो मैं बैठ गया, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो कोई भी चीज में आप मुझे डाल दो, मैं अपना खुद कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वो करना जरूरी है भाई। जिस दिन आपने आपको समझ लिया कि मैं बन गया हूं, उस दिन आपका डाउनफॉल स्टार्ट। जिस दिन आप ग्राउंडेड रहोगे और कुछ प्रॉब्लम आएगा ना, फिर से आप उठ पड़ोगे। और मैंने ये काफी बार सीखा हुआ है। मेनी ए टाइम्स लाइफ के अंदर मेरे पास सिचुएशन ऐसी आई कि पूरा गिर गया। जैसे लेमन ब्रदर्स क्राइसिस के अंदर, कोविड क्राइसिस के अंदर, कुवैत इराक वॉर की जितनी बार क्राइसिस मेरे लाइफ में आए, ऊपर वाले की दुआ से ऊपर जोर से छलांग मारा। इतना जोर से मारा कि पहले जो कर रहा था उससे अच्छा काम किया। और ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो आफ्टर कोविड जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया, आफ्टर लेमन ब्रदर्स जो कंपनी ने कमाया, इज मच हायर देन व्हाट वी वर डूइंग अर्लियर। बिकॉज फिर तो आंख खुल गई यार, अभी तो कुछ करना है, वरना एक ऑटो मोड पे काम चल रहा था। वो झटका ही कभी कभी जरूरी होता है। हाँ। ये लाइफ के अंदर झटका जरूरी होता है। बहुत 2 तरह के लोग हैं, एक तो जो झटके से टूट जाते हैं, हाँ। और जो झटके को हथियार बना के फिर ऊपर से दोबारा चढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी तक भाई दूसरी तरह से अभी तक तो वो एक है जुस्तजू कि अगर कोई भी लाइफ में झटका आएगा। क्या रुझान भाई क्या देखते हैं डैन्यूब को अगले 5 साल के बाद? आई थिंक सेम स्ट्रेटेजी रहेगा मेरा कि लोगों को अच्छे से अच्छा घर दो, पेमेंट प्लान में घर दो, ताकि जितने लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते तो दुबई के अंदर घर लेना, वो घर लेते रहेंगे। और ये आइडिया कहाँ से आया, ये 1% वाला? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है पूछना। अच्छा, ये क्या हुआ पता है? ये 1% की क्या कहानी है और ये फीजेबल भी है क्या? वो फीजेबल नहीं होता तो इतने 17-18 हजार घर कैसे देता मैं? तो ये 1% का आइडिया क्यों आया? जैसे मैंने बताया कि हम बिल्डिंग मटेरियल माल बेचते थे, आई वॉज ओनली सेलिंग बिल्डिंग मटेरियल। तो वहां पे डिसाइड हुआ कि चलो अभी हम रियल एस्टेट का काम भी करते हैं। इससे पहले भी करने का सोचा था, लेकिन फिर वहां पे बिल्डिंग मटेरियल का काम इतना अच्छा चल रहा था तो मैंने कहा नहीं यार, इसको थोड़ा सा बिल्डिंग मटेरियल में काम बढ़ाए। तो बिल्डिंग मटेरियल से जब रियल एस्टेट में आए तो मैंने देखा कि सो मेनी पीपल आर इन लिविंग इन रेंटेड पॉपुलेशन हुई है। यहाँ पे जो पूरा पॉपुलेशन था वो रेंट के घर में रह रहा था। और जब रेंट पे तुमको रहना है और दुबई एक ऐसी जगह है ना, तुम यहाँ आके रहोगे ना तो तुमको छोड़ने का दिल नहीं करेगा। तुमको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ जिंदगी यहीं गुजार लूँ, बिकॉज यहाँ का जो लाइफस्टाइल है स्पेशली हमारे देसी भाइयों के लिए इतना तो जब भी आता हूँ दुबई तो बड़ा फैसिनेटेड होता है ना। तो ऐसा लगता है कि नहीं हमको जाना नहीं है। और जो यहाँ रहना चाहता है ना उसके पास घर नहीं है, बेचारा किराए के घर में रह रहा है। जैसे मेरे पास भी, और रेंटल भी ज्यादा है और डे बाय डे रेंटल दे रहा है। और रेंटल बढ़ गया तो यहाँ से घर जो कि मैं दूसरे घर में जाऊंगा
और मेरे पास भी घर नहीं था, तो जब मुझे घर मिला तो मुझे पता आइडिया आ गया कि नहीं यार ये घर की वैल्यू क्या है, मैं जो ना इनको मैं टारगेट करूंगा, बिकॉज उस वक्त लोग बेच रहे थे बड़े बड़े विलास, हाई टिकट प्रोडक्ट। हाई टिकट प्रोजेक्ट। जैसे मैंने विला का सबसे पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया विला का, एंड वी सोल्ड एट ओनली 2.5 मिलियन दिरहम दैट विला। उस वक्त बहुत सस्ता था वो 2.5 मिलियन दिरहम, बिकॉज माई मिनिमम प्राइस था विला का 5 मिलियन 6 मिलियन दिरहम, और वो भी 1% पेमेंट प्लान के साथ स्टार्ट किया हमने। मैंने कहा यार तुम 20% डाउन पेमेंट दो, बाकी 1% दे दो। अभी आप सोचोगे कि 1% पे तू कैसा बेचा यार तूने, हाउ डिड यू मैनेज योर कैश फ्लो एंड ऑल दैट? बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री विच आई वॉज इन, आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद ऑल द बैंकर्स। बैंकर्स, जैसे मैंने बोला, जब भी तुम कोई भी काम करो ना, अपना क्रेडिबिलिटी बनाओ। क्रेडिबिलिटी वेदर इट इज बायर, सेलर और बैंकर और एनी वेंडर विच इज अराउंड यू। अगर तुम्हारे ऊपर बैंक को भरोसा है कि यार ये रिजवान मुझे कमिट कर रहा है, ये पैसा देगा, वो बिल्कुल देगा। और ये एक पॉडकास्ट में भी बोला था कि मैंने कैसा स्टार्ट किया, मुझे बैंक ने दिया पैसा, स्टार्ट करो तुम, मैं दे रहा हूँ तुमको पैसे। और मैंने 1% के हिसाब से लोगों को विला बेचा 2.5 मिलियन दिरहम का, जब 4-5 मिलियन का था। तो वो विद इन 1 वीक के अंदर वो पूरा बिक गया और लोगों ने पैसा भी कमाया उसके अंदर। तो जो बिल्डिंग मटेरियल का पुराना काम था वो बहुत काम आया 1% को प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल, बिकॉज दिमाग में यही था कि मैक्सिमम लोगों को मैं घर दूंगा, और सिर्फ यूएई को दिमाग में रखे हुए काम किया था कि मैं 1% में यूएई वाले जो है यहाँ पे रहेंगे या दुबई वाले हैं उनको अपना घर दूंगा। लेकिन ये 1% इतना सक्सेसफुल हुआ, जैसे जैसे लोगों को खबर मिली फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने कहा हम भी लेते हैं घर, हम भी खरीद सकते दुबई में अभी घर, छोटा सा डाउन पेमेंट देना है, 15% 20% डाउन पेमेंट दे दिया, उसके बाद 1% धीरे धीरे देते रहेंगे, फिर धीरे धीरे देते रहो ना। और कितना, 10,000 दिरहम 15,000 दिरहम महीने का दो, अपना घर बन जाता है दुबई के अंदर। और दुबई के अंदर घर बनना मतलब बहुत बड़ी बात है। एक जमाने में था कि लंदन में घर लिया तो मेरा बहुत बड़ा, आई एम ए रिच मैन, बट आज की तारीख में सबका एस्पिरेशन है कि मैं दुबई में अपना घर लूं, बिकॉज द वे दुबई इज ग्रोइंग, आई कैन सी द फ्यूचर एंड आई एम श्योर द पीपल हु आर बाइंग, उनको भी पता है कि दुबई का क्या फ्यूचर होने वाला है। तो अपनी फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए दुबई में लोगों ने घर चालू किया, एंड विद दिस पेमेंट प्लान एनीबडी एंड एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, कोई भी खरीद सकता है। मेरा सवाल है रिजवान भाई आपसे कि आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, आपको मैं देखता हूँ जैसे सोशल मीडिया पे, मतलब एज अ बिजनेसमैन बहुत कम लोग इतने एक्टिव हैं जितने रिजवान भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। नहीं, हर दूसरे दिन कोई रील बनाते हैं, इतना टाइम कहाँ से आता है? पहला सवाल तो ये है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जितने बिजनेस करने वाले लोग हैं ना, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और मुझे कहते हैं सर हमको तो सोशल मीडिया समझ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, और हमको अब क्या जरूरत है, वी आर ऑलरेडी ब्लडी रिच पीपल, है ना। तो ये जब मैं कभी कभी सोशल मीडिया देखता हूँ, वी आर इनटू सोशल मीडिया, तो रिजवान भाई का कभी कोई रील आ रहा है, कभी कोई रील आ रहा है, तो ये सोशल मीडिया का क्या इतना रेलिवेंस है और इससे क्या फर्क पड़ता है बिजनेस में? सोशल मीडिया से बहुत फायदा हुआ मुझे, और इसको टाइम देना जरूरी है लोगों ने। ऑफ कोर्स आई वुड टेल एवरीबॉडी कि सोशल मीडिया में अगर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो लाइफ में, आपको करना बहुत जरूरी है। बिकॉज सोशल फायदा होता है, फायदा ये होता है कि सोशल मीडिया से तुम पूरी दुनिया को रीच कर सकते हो। मुझे लास्ट वीक एक क्लाइंट आया आइसलैंड से, ओके, आइसलैंड, मुझे भी पता नहीं आइसलैंड कहाँ है सही मैं बता रहा हूँ, जब आया बंदा था मुझे नहीं पता था कि आइसलैंड कहाँ है। मैंने कहा तो इधर कैसे आया? बोले आपका रील देख कर आया। अरे मेरा रील आइसलैंड में पहुंचा हुआ है। बोले सर मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया, फिर मैंने आपके बारे में स्टडी किया और मैंने कहा खरीदना है तो सिर्फ डैन्यूब से ही खरीदना है। तो सोशल मीडिया का पावर ये है कि वंस यू स्टार्ट मेकिंग रील एंड योर रील स्टार्ट्स गेटिंग पॉपुलर, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हो गया। जैसे मैंने देखा आप नीचे आए तो पाकिस्तानी लोग भी कुछ आपका हेलो किया, आपसे फोटो वोटो लिया। इवन इन पाकिस्तान यू आर फेमस, so everywhere you can reach without any problem। और ये मैं समझता हूँ फ्री मार्केटिंग है। सोशल मीडिया इज ए ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस हु आर स्टेइंग इन दिस एज, जहाँ पे आपको आज मुझे आइसलैंड में कोई बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लंदन में कोई बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, रील डाल दो बस रील डाल दो अपनी और प्रमोट करो, अपने आप ही हो जाती हो। तो फर्क पड़ता है इससे, बहुत फर्क। वंस पीपल ट्रस्ट यू ना तो एक ज्यादा फर्क पड़ जाता है। और ये हर एक कर सकता है, छोटा बिजनेस ओनर है, बड़ा बिजनेस ओनर है, और उससे मुझे काफी फायदा हुआ है। एंड मैं सबको एडवाइस करूंगा, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे बाद बहुत लोग करेंगे ये, लेकिन नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे। अगर कुछ को नहीं करे तो आपने करना चाहिए, इससे काफी फायदा होगा। आपको देखने के बाद तो बहुत सारे लोगों को करना चाहिए दुबई के अंदर। हाँ, लेकिन वो बात करने का तरीका भी सबको नहीं आता है ना। जिस तरह से आप बात करते हो मोटिवेशनल, जिस तरह से मैं बात करता हूँ रील के अंदर,
तो वो बात करना आना भी तो चाहिए ना भाई मेरे। अच्छा, तो आप उसका फायदा उठा रहे हैं? नहीं, ऊपर वाला ने क्या बोलते हैं, गॉड गिफ्टेड दिया हुआ है, तो क्यों नहीं। कोई भी हार्ड डिसीजन अगर लाइफ में लेना होता है रिजवान भाई, तो क्या पैरामीटर होता है? हार्ड डिसीजन मतलब आपको चूज करना है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम करनी है, एक तरीका है, दूसरा की रेट बढ़ाना है। आई थिंक दैट मार्केट कंडीशन डिसाइड करता है। आई वुड से मार्केट कंडीशन, अगर मैं कभी प्रॉफिट के पीछे नहीं भागा हूँ आज तक। ओके, प्रॉफिट, ऑफ कोर्स प्रॉफिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। कोई भी बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट लेना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क के पीछे भागा हूँ। मतलब कि अगर मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है तो मैं देखता हूँ कि मुझे मेरा इतना इन्वेस्टमेंट जाने वाला है और इतना पैसा मेरा आएगा। अगर नहीं चली बिल्डिंग तो कितना पैसा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट इज के यू हैव टू कैलकुलेट योर लॉसेस देन द प्रॉफिट। अगर आपने लॉस कैलकुलेट करके बिजनेस किया ना, कि मुझे पता है कि ये बिल्डिंग अगर नहीं चली तो मेरे जेब में से इतना पैसा चला जाएगा, और कैन यू मैनेज दैट, अगर वो करके आपने किया तो फिर आप करते रहो बिजनेस। आज भी जो है, इतना करने के बाद भी आज कोई मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ तो पहले ये देखता हूँ कि यार कैश फ्लो क्या है अपना, और मैं प्रोजेक्ट डालूंगा, और गॉड फॉरबिड्स कोई भी वजह से कोई भी दूसरी क्राइसिस आ गई, विल आई बी एबल टू मैनेज माई कैश फ्लो अगर मेरा माल नहीं बिका। कितना सपोर्ट करता है यूएई का गवर्नमेंट? बहुत सपोर्ट करता है यूएई में। आज जो भी मैं हूँ थैंक्स टू यूएई गवर्नमेंट के उन्होंने मुझे और सारे बिजनेसमैन को इतना सपोर्ट किया है कि यहाँ का इकोस इतना इजी बना दिया है। इतना बिजनेस करना बहुत इजी, किसी को भी यहाँ पे आके बिजनेस करना बहुत इजी है, एंड दे वेलकम यू विथ ओपन आर्म्स। कोई भी प्रॉब्लम होएगा आपको, आप जाके बैठो कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को, दे विल गिव यू अ सॉल्यूशन कि किस तरह से मैनेज करो। तो यूएई हैज लाइक हमारे बिजनेस दूसरे कंट्रीज में भी है, जैसे मैंने बताया पूरे जीसीसी, यहाँ पे काम करने का अलग ही तरीका है, अलग ही तरीका है। दिस पीपल दे नो हाउ दे वांट टू अट्रैक्ट बिजनेसमैन, हाउ दे वांट कि इनको अच्छे से अच्छा सपोर्ट किया जाए, अच्छे से अच्छा उनको। वोट पॉलिटिक्स तो है ही नहीं ना। हाँ? वोट पॉलिटिक्स तो है नहीं, बिल्कुल है नहीं। यहाँ पे पॉलिटिक्स तो है ही नहीं। यहाँ पे तो बस तुम अपना काम करो, पैसे बनाओ, अच्छे से रहो और हार्मनी में रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज यहाँ पे अगर आपको मंदिर जाना है मंदिर में जाओ, मस्जिद जाना है मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारा। लेकिन एक र्यूमर भी है, अब र्यूमर है कि सच है वो तो आप बेटर बता पाएंगे क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं। कहते हैं कि जो जितने भी फ्रॉड करके आते हैं वो सब दुबई में सेटल हो जाते हैं। हैं, तो कोई पकड़ता नहीं है क्या चक्कर? सुनने में आया, देखो इंडिया में कोई आदमी भाग गया तो बोला कहाँ चला गया, बोला दुबई हेवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। दुबई इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑफ कैचिंग क्रिमिनल्स। दे विल नॉट अलाउ एनीबडी टू कम हियर। कि आप, ये सच है? हाँ, 100% सच है। आप मजाल है कि यहाँ पे तुम वहाँ पे कुछ करके आ जाओ और यहाँ पे बैठ के आप क्यों नहीं आ रहे यार? ये जो बड़े बड़े लोग भागे इंडिया से विदाउट नेमिंग एनीबडी। हाँ ठीक है, हाँ, विदाउट नेमिंग एनीबडी। साहब मैं नाम ले लेता हूँ। अच्छा, ओके, आप नाम लो। वो इधर क्यों नहीं आया, क्यों लंदन गए? क्वेश्चन तो है। हाँ, बात सही है कि नहीं? उन्होंने पूरा जो भी किया वो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं सर जो जेन्युइनली इंडिया से भागे हैं और दुबई में है। मैं भी नहीं लेता, लेकिन नाम है मेरे पास। वो अगर बेनामी काम करे तो पता नहीं, लेकिन आगे नजर में तो डेफिनेटली आ नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी तो कुछ तो लोग कहे कि लोगों का काम है कहना यार। ये तो मैं मानता नहीं इस बात के अंदर कि तुम यहाँ के आके तुम कुछ भी गंदा काम करो और यहाँ पे दुबई में आके आपको दुबई गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आई थिंक दुबई गवर्नमेंट इज डेड अगेंस्ट ऑल दिस एंड दे ओनली वांट जेन्युइन मनी, जेन्युइन पीपल हु विल कम एंड वर्क। इन्हें इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि द इंफ्रास्ट्रक्चर जो दुबई ने बिल्ड किया है इन द लास्ट 20 ईयर्स रिमार्केबल है। विदाउट एनी, इनके पास अपना कोई सपोर्ट सिस्टम तो था ही नहीं ना। बिल्कुल, उनके पास ऑयल का मनी है, कुछ नहीं। फ्यूचरिस्टिक कितने हैं, क्या सोच रहे हैं अगले 10, 20, 50 सालों के बारे में? वो फ्यूचर अच्छा, बहुत बड़ा है। यहाँ पे कोई ड्रग्स नहीं है, कमाल की बात है। नो माफिया, आप पे गुंडागर्दी नहीं है कि आप कुछ बिजनेस करो आपको कोई पीछे से बोलेगा यार मेरा हफ्ता का हिस्सा पहुंचा देना, मेरा हिस्सा पहुंचा दो। यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। आप अपना काम करते जाओ, सही तरीके से काम करते जाओ, और बस डोंट डू एनीथिंग नॉनसेंस, डोंट डू एनीथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड, फॉलो द प्रोटोकॉल्स गिवन टू यू। कोई दादागिरी नहीं कर सकता यहाँ पे, कोई किसी को धमका नहीं सकता। तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेरी वेरी वेल। इंडिया जाना होता है आपका? बहुत। कितना फ्रीक्वेंटली जाते हैं? मंथली एक बार तो होता ही है ऑलमोस्ट। वहीं मुंबई? नहीं, मुंबई है, दिल्ली है, जहाँ पे भी रोड ट्रिप से। मुझे क्या होता है कि कभी कभी
जैसे मोदी जी कैसे वोट इलेक्शन के टाइम जाते हैं ना अलग अलग सिटी के अंदर के बाबा मैं वोट मेरा बता के मेरा वोट लूंगा, उस तरह से मुझे एक लॉन्च होता है ना तभी तभी मुझे एक आता है यार चलो आज मैं मेरा बिजनेस के लिए विजिट करने जाऊंगा, तो मैं जाता हूँ तो फर्क पड़ जाता है, बिकॉज अगर मैं जाता हूँ तो पीपल का एक भरोसा बढ़ जाता है। तो आई ऑल्सो गो। कितने परसेंट बायर हैं इंडिया से? आई थिंक 35% के आसपास है हिंदुस्तान से, बट लेकिन पूरा दुनिया भर के है। मोस्टली इंडियन से, मोस्टली 33% इंडियन है जो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, और मोस्टली सबका अप्रिशिएट भी हुआ है। री इन्वेस्टिंग भी होती है कि एक ही जो बायर है वो अलग अलग प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट बहुत सारे हमारे खास करके हमारे प्रोजेक्ट के अंदर तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में है जो हम लोग जिसमें। और ये गोल्डन वीजा का क्या सिस्टम है अभी? सर सबसे बेस्ट चीज है ये गोल्डन वीजा। अगर आपको कोई भी इस कंट्री के अंदर, आप लंदन पकड़ लो, यूरोप पकड़ लो, सिंगापुर पकड़ लो, कोई भी सिटी में जाना है, आप बोलोगे मुझे 10 साल का वीजा दे दो, आप रेसिडेंसी वीजा दे दो, कोई नहीं देगा आपको। ट्राई करके देखो, यहाँ पे गोल्डन वीजा बहुत इजी है। और कितना है उसका कॉस्ट? 2 मिलियन दिरहम, $5.5 लाख, 4.5 करोड़ रुपया। 4.5 करोड़ रुपये की आप प्रॉपर्टी खरीदो दुबई के अंदर, वो भी आपको पूरे पैसे नहीं देना है। आपने 4.5 करोड़ में आपने 10% दे दी है, प्रॉपर्टी आपके नाम पे लिखा लो, आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा। आपको नहीं, सिर्फ आपको, आपकी वाइफ को, आपके मम्मी डैडी को, आपके बच्चे को, सारों को गोल्डन वीजा मिल जाएगा 4.5 करोड़ में। 4.5 करोड़ में पूरा 4.5 करोड़ के अंदर आपकी सारी फैमिली को आप सिक्योर कर सकते और क्या क्या रहता है इस गोल्डन वीजा के अंदर? बहुत सारी चीज होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ना, दुबई के अंदर आपको बिजनेस करना है तो आपको पार्टनर की जरूरत नहीं है। यू कैन डू योर बिजनेस विदाउट एनी पार्टनर। वो यार ऑफकोर्स यहाँ पे फ्री जोन है, वहाँ पे भी तुम कर सकते हो, लेकिन इनसाइड दुबई अगर आपको करना है तो आपको पार्टनर की एक जरूरत पड़ती है। दूसरी बात है, अगर आपके पास गोल्डन वीजा है, आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, कभी भी आ सकते हो। अगर आपका रेसिडेंस वीजा है तो अगर आप 6 महीना यहाँ पे नहीं आए हो तो आपका वीजा कैंसिल हो जाता है। बट इफ यू हैव ए गोल्डन वीजा, अब जब मर्जी आया है, जब मर्जी जाओ, 1 साल के बाद आओ, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आओ, आपको रोक टोक ही नहीं है। आपके पास दुबई का गोल्डन वीजा है, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑफ द मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ पे आपको वीजा एंट्री नहीं की जरूरत नहीं है। आपको आफ्टर हैविंग गोल्डन वीजा ऑफ दुबई, आपको मेनी कंट्रीज, उसका मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कितनी कंट्रीज के अंदर विदाउट वीजा आप जा सकते हो, बिकॉज यू हैव ए यूएई गोल्डन वीजा। अरे वाह, ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, ये है। तो आप लोगों का जो भी टिकट साइज है 4.5 CR, उन सबको गोल्डन वीजा? इसको भी गोल्डन वीजा की जरूरत है। हम उसके पास, मेरे पास एक डिपार्टमेंट है जो आपको गोल्डन वीजा में फैसिलिटेट करता है। का नंबर नीचे लगा सकते हैं। हाँ, so that, मेरा नंबर ही दे दो ना भाई। आपका नंबर दे देंगे तो फोन इतने बजेंगे। जो यंगस्टर आपको सुन रहे हैं रिजवान भाई, 20 साल 22 साल के लड़के हैं, उनका भी बड़ी एस्पिरेशन है कि हम भी कुछ बड़ा करें यार, हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं? 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को आपसे इंस्पायर होना। और जो एक्सपीरियंस है वो तो कहीं दुकान पे मिलता नहीं है ना, तो वो तो एक्सपीरियंस तो उम्र के साथ और सड़क पे धक्के खाने के बाद आता है, और आपने वो दोनों कर लिए हैं, है ना। तो जो यंग जनरेशन आपको सुन रही है, कुछ बता दो यार, मजा आ जाए सुनने वालों को कि नहीं रिजवान भाई ने बता दिया, अब तो कुछ कर डालेंगे। देखो, पहली बात तो है ना, ये क्या होता है, जो बच्चे लोग होते हैं ना छोटे, तो 20-22 साल के, 25 साल के, उसको कभी कभी इतना डायरेक्शन नहीं मिलता कि क्या करना चाहिए। तो पहले उसने काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। He has to work in somewhere. Job. No business. पहले जॉब, Initially no business. Initially जॉब, एक्सपीरियंस लेना है, फुल एक्सपीरियंस लेना है। अगर आपको रेस्टोरेंट चलाना है तो सबसे पहला आप रेस्टोरेंट में काम करो, वेटर बन जाओ। आप रेस्टोरेंट में काम करो, वहां पे वेटर बन जाओ, आप वहां पे शेफ बन जाओ, आप परचेज वाले बन जाओ, पूरा आइडिया लो, उसके बाद अपना रेस्टोरेंट डालो। और हो सकता है कि आप रेस्टोरेंट डालने के बाद फेल हो जाओ, मुश्किल नहीं है, तो आपको पता चलेगा क्यों फेल हो गए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, डोंट थिंक यू कैन बिकम रिच ओवरनाइट। कोई भी ओवरनाइट रिच नहीं बनता है भाई। मेरे ये सब स्टोरी है ना, मैं तो नहीं मानता हूँ इस बात के अंदर कि ओवरनाइट कोई रिच बनता है। ओवरनाइट पुअर बन सकता है। आपको काम करना पड़ता है, और उसके लिए सिस्टमेटिकली, मेथोडिकली काम करना चाहिए, और पैसे बनाने के लिए अपना नाम नहीं खराब करना। मतलब कि क्रेडिबिलिटी बिल्ड करो। आपने जिस दिन क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर ली ना, पैसा आपके पीछे भागेगा भाई। जैसे आपने बोला कि रश क्यों है रिजवान भाई आपके पास इधर, एक क्रेडिबिलिटी की वजह से। आज नहीं, पहले से ही जो भी काम किया है, जो कस्टमर को माल बेचा हुआ है, जैसे बिल्डिंग मेटल का मैं ब्रोकरेज का काम करता था या ट्रेडिंग का काम करता था, जो इतने
पूरा दुबई के अंदर, पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर, सारी बिल्डिंग के अंदर हमारा प्रोजेक्ट बिल्डिंग मेटल का जाता है। आज एक ट्रस्ट है कि डैन्यूब को उन्होंने काम दिया कि इतना प्रोजेक्ट का माल ऑर्डर लाके दो हमको, टाइम पे उसको डिलीवर होगा, अच्छी से अच्छी क्वालिटी। मैं नहीं बोलता हूँ प्रॉब्लम आते, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आते, बट देन उसको तुम किस तरह से हैंडल करते हो, किस तरह से सॉल्व करते हो, ये क्रेडिबिलिटी आपने अगर बिल्ड कर दी ना, तो यू डोंट हैव टू रन आफ्टर मनी, मनी विल रन आफ्टर यू। सो नंबर 1 कि वो इनिशियल खुद जॉब करे, और अपने आप को घिसे उसके अंदर बहुत अच्छे से, और फेल भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम, एक बार हो गए, 2 बार हो गए, फेल नहीं होगी जब तक सीखोगे नहीं। एंड द क्रेडिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑफ कोर्स हार्ड वर्किंग, एवरीथिंग कम्स अलोंग विद इट, और थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए, वो एंटरप्रेन्योरल क्वालिटी तो होनी चाहिए भाई मेरे। पहले जॉब करे और फिर चाहे तो स्किप कर सकता है और स्विच कर सकता है बिजनेस। और मोस्टली क्या होता है मोहन, यंगस्टर्स के अंदर बहुत सारे आइडियाज होते हैं उनके दिमाग में, बहुत सारे, मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। एग्जीक्यूशन में मार खाते लोग। एग्जीक्यूशन अगर तुमने जिस दिन करना सीख लिया कि मुझे ये काम करना है और मैं इसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करूंगा, एंड विथ ऑल दिस कंडीशन विच आई हैव टोल्ड यू दैट डोंट ओवर प्रॉमिस योर कस्टमर, एग्जीक्यूशन करके तुम अपना काम करो, क्रेडिबिलिटी बनाओ, आप जिंदगी में आगे ही जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। रिजवान भाई, क्वेश्चन है कि जो भी हिंदुस्तान से सामान खरीदता है, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, आप कहीं से भी खरीद सकता है, दुबई से खरीदे, क्या 3-4 चीज़ें हैं जो उसको बिल्डर की ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए? क्योंकि डोंट टेक मी रॉन्ग, रियल एस्टेट मार्केट भी बहुत सारे करप्ट लोगों से भरा है। मतलब कोई ऐसा मार्केट नहीं है जो करप्ट लोगों से नहीं भरा है, वो हर फील्ड में अच्छे बुरे दोनों लोग हैं। लेकिन रियल एस्टेट का नुकसान बड़ा हो जाता है, क्योंकि टिकट साइज़ भी 2-3-4 करोड़ रुपए का तो कम से कम रहता है आपके दुबई में। क्या 3-4 चीज़ें हैं जो एक कस्टमर को चेक कर लेनी चाहिए ताकि उसको कल को सरप्राइजेस ना मिलें और अफसोस ना हो कि काश यार ये चेक कर लिया होता, मैं फंसता नहीं। आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते होंगे ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। डेवलपर का बैकग्राउंड, सबसे पहले उसकी डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना जरूरी है कि डेवलपर ने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, कितने साल से है। बिकॉज दुबई में ऐसा हो गया ना आज की तारीख में, बिकॉज मार्केट अच्छी है, हर ब्रोकर हर ब्रोकर डेवलपर बन रहा है, हर कॉन्ट्रैक्टर डेवलपर बन रहा है, हर कहाँ आपने भी तो उम्मीदें जगा दी ना बहुत लोगों की कि अगर रिजवान सजन कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। वो तो मैंने उनको ब्रोकर बनना सिखाया, डेवलपर बनने के लिए नहीं कहा था मैंने। पर यहाँ पे तो हर एक बंदा डेवलपर बन गया आज की तारीख में, और जिसको पता भी नहीं है। बिकॉज मैं जब कॉन्ट्रैक्टर से बात करता हूँ ना, तो बोलते यार रिजवान में हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, सर ये बिल्डिंग बनानी है, बताओ कैसा है, कितना खर्चा आएगा, और उन्होंने कॉस्टिंग ली है, कॉस्टिंग में कोई हिसाब किताब ही नहीं है, दे हैव नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन लॉट ऑफ थिंग्स एंड हैव सोल्ड द बिल्डिंग। और जब बिल्डिंग बनाने जाता है तो लॉस में जा रहा है, तो तब उसको फिर वो पता चलता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। और एज ए बायर वो उसको नहीं पता कि यार ये इससे मैं खरीद रहा हूँ और इसमें क्या है, बिकॉज मेनी ऑफ द बायर्स फ्रॉम दुबई, वो एक एजेंट के ऊपर भरोसा करता है, यार एजेंट ने बोला इसका माल खरीदो, वो खरीद लेता है बेचारा। लेकिन वो बैकग्राउंड, एजेंट कुछ भी बोले, अपने आप से अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो अपना बैकग्राउंड ऑफ द डेवलपर खुद से चेक करो, खाली एजेंट पे भरोसा मत करो। अगर आप शादी करने जाओगे किसी के साथ तो चेक करोगे ना लड़की का, लड़के का बैकग्राउंड क्या है, और 4 जगह से पूछते भी, 4 जगह से पूछोगे, उसके बिल्डिंग में जाके पूछोगे लड़का कैसा है, लड़की कैसा है, फिर आप शादी करोगे। तो उसी तरह से प्रॉपर्टी भी जब खरीदोगे ना, तो डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करना बहुत, और रियल एस्टेट में लोग नहीं करते, बिकॉज एजेंट ने बोल दिया यार ये डेवलपर अच्छा है, इसका प्राइस महंगा है, ये सस्ता है, और इसका कंडीशन स्क्रूटनी नहीं करते, इतना स्क्रूटनी नहीं करते, एक डेवलपर पे, एजेंट के ऊपर भरोसा कर देते। एजेंट मैं नहीं बोलता हूँ सब गंदे, सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा कमीशन कमाने के लिए जो कभी कभी कोई छोटे छोटे डेवलपर होते, वो ब्रोकर को एक्स्ट्रा कमीशन दे देता है। और ब्रोकर को तो ऐसा है कि मैंने माल बेचना है, हमें इसको माल दे देना है, मेरा कमीशन लेके, मुझे पता नहीं बाद में वो डेवलपर कहाँ है और बायर कहाँ है। एक तो वो डेवलपर के बारे में चेक कर ले। सेकेंड थिंग, लोकेशन के बारे में चेक करें, कौन से लोकेशन पे आप ले रहे हो। आप अपकमिंग लोकेशन पे लीजिए, डोंट गो इनटू ए लोकेशन व्हिच इज ऑलरेडी डेवलप्ड। एप्रिसिएशन के चांसेस अगर आप अपकमिंग में लोगे तो उसका आपको ज्यादा फायदा होगा। ये आपको जरूर चेक करना है, कितने बिल्डिंग्स उसने डिलीवर की है वो चेक करना है बिल्डर ने। तो आई थिंक दिस आर द नॉर्मल चेक करना है, एक्स्ट्रा में पैसे डाल रहा है नहीं डाल रहा है बंदा। अच्छा, ये क्या कहानी है? बहुत सारे लोगों को, इंडिया के लोगों को शायद नहीं पता। नहीं, चेक करना है कि तुम्हारे पैसे एक्सक्रो में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक्सक्रो मतलब? एक्सक्रो इज एन अकाउंट विच इज क्रिएटेड बाय द दुबई गवर्नमेंट, जहां पे आपका पैसा, बायर का पैसा एक्सक्रो में जाता है, सीधा पहले वहां जाता है, वहां जाता है, और आपसे वहां से रूट होके आपके पास आता है। आपके पास आता है। हमारे पास नहीं आता है, मेरे पास तो प्रॉफिट आता है सिर्फ।
पहले कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है। अगर मैंने कोई कस्टमर को बेचा, वो पैसा एस्क्रो में जाएगा और मैं कॉन्ट्रैक्टर को मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाने को दिया एक बिल्डिंग, तो उसको जो पैसा देना पड़ता है दैट हैज टू बी रूटेड टू द एस्क्रो। ओह, आपका कोई रोल नहीं है, आपका मार्जिन, दैट्स इट। दैट्स मेरा लास्ट में सबका पैसा देने के बाद जो मार्जिन बचेगा वो मुझे मिलेगा। आई हैव टू, जो ब्रोकर का कमीशन होगा, जो मार्केटिंग का एक्सपेंसेस होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर का पैसा होगा, जो प्लॉट का पैसा होगा, वो सारा एस्क्रो से जाएगा। ओके, तो ये पैरामीटर कस्टमर को एटलीस्ट चेक कर लेने चाहिए। देन पेमेंट प्लान आपको चेक करना है कि कस्टमर कैसे, डेवलपर क्या पेमेंट प्लान दे रहा है। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द डेवलपर यहाँ पे पेमेंट प्लान क्या करते हैं, आपको 40-60 पेमेंट प्लान देंगे, 50-50 पेमेंट प्लान देंगे। तो आपने क्या हो गया कि यार 50-50 पेमेंट प्लान दे दिया, अच्छा है, आपने खरीद लिया 50, अगर आपने 2 करोड़ का प्रॉपर्टी ले लिया, 2 करोड़ में आपने 50-50 में 1 करोड़ आपको पता है कि पेमेंट घर देने से पहले आपको मिलेगा। फिर 1 करोड़ जब घर लेने की बात आती है तो आपको 1 करोड़ आपका बंदोबस्त करना है। कहाँ से लाओगे आप? बिकॉज आप सिंपल मिडिल क्लास के बंदे हो, अगर आपने 1 करोड़ लेना है और आप इंडिया में बैठे हो तो आपको यहाँ पे लोन भी नहीं मिलेगा। और 1 करोड़ आपको बंदोबस्त करना है, ना इंडिया वाला लोन देगा ना दुबई वाला आपको लोन देगा। तो आपको ऐसा एक पेमेंट प्लान चूज करना चाहिए डेवलपर का जो पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान हो, मतलब कि हैंड ओवर मिलने के बाद भी आप उसी तरह से आप पेमेंट देते जाओ। जिससे हम, मेरा, अगर मैं ट्राइंग टू सेल डैन्यूब हो गई है, बट दैट्स ए फैक्ट, बिकॉज डैन्यूब में क्या 70-30 पेमेंट प्लान है, मतलब कि 1% आप दे रहे हो, 70% मुझे हैंड ओवर के पहले और 30% हैंड ओवर के बाद, 30% हैंड ओवर के बाद जब वो रहने लग जाता है उसके तब बाद भी देता हूँ उसके बाद। अच्छा, मतलब आप 70% पे उसको पोजीशन दे देते हैं, वो रहने लग जाता है, और द रेस्ट ऑफ द पेमेंट 30% वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देते हैं। वो दे सकते हैं ताकि आपको जेब से भारी नहीं पड़े पाए। और आपको अगर 30% क्या आपने रेंट पे चढ़ा दिया तो मेजोरिटी तो पैसा आपका रेंट से ही कवर हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि एक तो होता है ROI, जो कस्टमर ने, आपने 2 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा तो आपको पता है कि 8 से 10% आपको ROI मिलेगा। और देयर समथिंग टर्म्स कॉल्ड एज ROE। ROI is return on investment, ROE is return on equity। 70% आपने बिफोर हैंड ओवर दिया, मतलब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपने 1.4 करोड़ आपने लगा दिया, और ROE 2 पे मिला, ROI मिला आपको वहां से 2 पे मिला, मतलब आपको 2 पे मिला, ROI 2 पे मिला, लेकिन आपने ROE जो दिया है खाली 1.4 दिया है। तो आपका इमेजिन करो कि रेंटल कितना बढ़ गया। आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ जेब से 1.4 करोड़ दिया, आपका रेंटल चालू हो गया, 2 करोड़ पे, लेकिन आपने जेब में से दिया 1.4 करोड़। तो ये भी एक चेक कर लिए तो अच्छी बात हो जाती है, आपको पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान है कि नहीं। और ये सब चेक नहीं करने की वजह से लॉसेस भी रहते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और एक डेवलपर जो होता है वो तो मौके की तलाश में होता है। हम डैन्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ क्या आपने नहीं, ये यकीन मानो, मैं डैन्यूब की बात नहीं करता हूँ। बहुत लोगों को मैं हेल्प करता हूँ कि अगर बेचारे का थोड़ा आगे पीछे हो गया तो आई गो आउट ऑफ माई वे टू हेल्प हिम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई वांट हिम टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी के दोस्तों को बात करेगा खरीदना है तो आप डैन्यूब से ही प्रॉपर्टी खरीदो। फिर चेक करना है कि उसका हैंड ओवर कितना डिलेड होता है कि नहीं, वो भी आपने चेक करना है कि वो प्रॉपर्टी वो टाइम पे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, डैन्यूब जो है ना प्रॉपर्टी टाइम देता है या टाइम के पहले डिलीवर करता है, जो पोजीशन टाइम है। एंड कोई मैजिक नहीं कर रहा हूँ, मेरी खुद की बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है तो मैं अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढता हूँ, मैं खुद जाता हूँ साइड पे एज ए चेयरमैन। अभी भी जाते हैं? अभी गर्मी में भी जाता हूँ, सर्दी में भी जाता हूँ, ठंडी में भी जाता हूँ, बारिश में भी जाता हूँ। आई गो एवरी टाइम टू चेक कि बन रहा है नहीं बन रहा है टाइम पे। एवरी वीक आई विल गो एंड चेक 4-5 साइट्स ऑफ माइन, उनके ऊपर फॉलो, नेक्स्ट वीक में तो क्या करने वाला है, 15 दिन में क्या करने वाला है, चेक करके उसका रिकॉर्ड होता है। फिर कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि रिजवान भाई तो आ जाएंगे, अरे हमने किया कि नहीं किया, वो तो पहुंच जाएंगे इधर और पूछेंगे तूने ये प्रॉमिस किया था, किया कि नहीं किया। एवरी सैटरडे अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे चेक करोगे, आई एम ऑन द साइट। हम आज से मैं चेक करना शुरू करता हूं, प्लीज करो। रिजवान भाई, मेरे पास ना आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन भी हैं जो हमारे टीम ने बोला है कि आपसे ज़रूर पूछने हैं, उसके बिना पॉडकास्ट ख़त्म नहीं करना। तो 1 लाइनर आप आंसर दे देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आखिरी में ना। तो 1 लाइनर आपको आंसर देना है, तैयार है आप? दाग दें गोले आपके ऊपर। तो पहला सेल्स का गोला है कि आपने बहुत माल बेचा है और बड़ा विश्वास है आपको अपने ऊपर कि मैं बहुत अच्छा सेल्समैन हूँ। कोई डाउट ही नहीं है। किसी भी डील को क्रैक करने की 1 लाइनर कौन सी है कि एक लाइन बोल दे बात खत्म हो जाए? आपका फायदा कितना है इसमें? चाहिए 1 लाइनर है। आपका, मेरा फायदा कितना नहीं है। व्हेनेवर यू क्रैकिंग ए डील, अब कस्टमर का फायदा आपने दिखा दिया कि कितना फायदा है आपका, अपने आप माल बिकेगा।
मतलब माल बेचने के लिए सबसे बेस्ट है कि कस्टमर को कस्टमर को अपना फायदा दिखाओ, उसका फायदा माल उसको माल के पीछे मत बेचो। सब माल बेचते कि मेरा माल देखो, मेरा माल देखो, मेरा माल देखो। यार तुम ये खरीदोगे तुम्हारा ये फायदा होगा। जैसे आज मैंने एक कस्टमर के साथ बैठा था, वो मेरे से फ्लोर डील ले रहा था। वो फ्लोर डील कंफर्म करके गया। मैंने उसको बोला तू आज ले रहा है ना? अन्य ऐसे ही नहीं मैंने बोल दिया, मुझे पता है कि 1 साल 1.5 साल के बाद इसका अप्रिशिएट क्या होगा। मैंने कहा तू ये 55 मिलियन का मेरे से फ्लोर ले रहा है, अगर तुझे 1 साल के अंदर 15% एप्रिसिएशन नहीं हुआ तो मुझे बोला। और मुझे गारंटी के साथ मुझे पता है कि वो प्रॉपर्टी के अंदर 15% एप्रिसिएशन 1 साल में होगा उसका, बिकॉज वो पानी वाला प्रॉपर्टी है। तो कस्टमर का फायदा अगर दिखाते और एक भरोसा है उसको मेरे पे, तो दैट वाई। ऑल टाइम फेवरेट नेगोशिएशन हैक? कस्टमर जब आता है ना, खास करके प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो सबसे पहला मैं उसको बोलता हूँ तुम एक काम करो, अभी मेरे से मत लो, पूरा दुबई घूम के आओ, फिर मेरे से माल खरीदो। देखो कि कौन पेमेंट प्लान दे रहा है, कौन फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट दे रहा है, कौन एम्यूनिटीज दे रहा है, कौन हायर रेंटल इनकम दे रहा है। ये पूरा चेक करो, कौन टाइमली डिलीवरी कर रहा है। उसके बाद मेरे पास माल खरीदो। और मुझे पता है कि तुम मेरे से ही खरीदेगा और कहीं नहीं जाओगे। इतना कॉन्फिडेंस है। मुश्किल वक्त में आपके हिसाब से पढ़ने लायक कोई एक किताब जो आप रिकमेंड करो कि यार ये किताब पढ़ना चाहिए? आई थिंक मेरा पॉडकास्ट पढ़ लो। और मेरा पॉडकास्ट पढ़ लो, मेरे साथ वाला। मेरा पॉडकास्ट बस सुनते जाओ, बस आपको मुश्किल वक्त आएगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी टाइम मुश्किल वक्त आई है और किस तरह से मैं ऊपर आया हूँ। एवरी टाइम मुश्किल आई ना, मैंने ये एक बड़ी बात नहीं है, ऊपर वाले की कृपा है मेरे पे कि जब भी प्रॉब्लम्स आया है मेरे पे, आई हैव कम बैक मच स्ट्रॉन्गर। सो आई डोंट नो हाउ, बट किसी एक चीज को अगर चुनना हो रिजवान भाई, तो 3 में से एक चीज चुननी हो अगर, तो कौन सी चुनेंगे? स्पीड, क्वालिटी या मार्जिन? क्वालिटी। एक आदत जिसको आपको छोड़ने का बड़ा मन कर रहा है लेकिन छूट नहीं रही। फंस गए ना? नहीं बहुत मेरा मन कर रहा है कि मन कर रहा है कि मैं 7 बजे घर चले जाऊं, लेकिन वो नहीं जा सक रहा हूँ। रोज 10 बजे तक बैठना पड़ता है मुझे। मन रोज कर रहा है कि 7 बजे घर चले जाओ, लेकिन 10 बजे के पहले जा ही नहीं सक रहा हूँ। कोई एक सलाह जिसने आपका नुकसान किया और आपने मानी किसी की, कि किसी ने यार सलाह दी थी मैंने मान ली लेकिन काम खराब हो गया उससे? बिजनेस में बहुत बार ऐसा आता है। हाँ, सजेशन लोग लेकर आते हैं, मान भी लेता हूँ, भरोसा भी कर लेता हूँ, नुकसान होता है, तो ये कॉमन चीज है। होता है। 10 में कोई सलाह बताओ ऐसे तो। जैसे मैंने एक पेंट इंडस्ट्री स्टार्ट की थी, पेंट की इंडस्ट्री, जो मुझे कुछ भी नहीं जानता था, कोई ने किसी ने बताया पेंट इंडस्ट्री स्टार्ट करो। स्टार्ट किया, प्रॉफिट तो नहीं हुआ, पेंट इंडस्ट्री जल गई। मेरी पेंट इंडस्ट्री जल्दी, साथ में 4 दुकान और जलाई साथ में। तो बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन लकीली इंश्योरेंस किया था तो बच गया उसके अंदर। होता क्या है ना रिजवान भाई, लोग कामयाबी तो देखते ही है ना कि ये कामयाबी होगी, लेकिन ये नहीं पता हो कि बहुत जगह नुकसान भी होता है। बहुत होता है भाई। मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ कि जो भी बिजनेस करूंगा वो सक्सेसफुल रहूंगा। 10 में से 7 सक्सेसफुल होता है, 3 मैं भी फेल होता हूँ। कोई एक ऐसी गलती रिजवान भाई ऐसे बहुत गलती की है, लेकिन मैं एक गलती में एक आदमी में बहुत भरोसा करता था। क्या नाम था उसका? नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, अच्छी बात नहीं, उसका बेचारे का कैरियर ऑलरेडी खराब हो चुका है और खराब हो जाएगा। बहुत भरोसा करता था कि भाई इसका साइन लेकर आ, मैं तुझे साइन अप्रूव्ड है। और उस आदमी ने मुझे बहुत धोखा दिया, मतलब काफी पैसे खाए गए, मुझे नहीं पता था, बिकॉज एक ट्रस्ट था। तो ये हो जाता है, बिजनेसमैन को ट्रस्ट करना पड़ता है। आज भी करता हूँ मैं काफी लोगों पे ट्रस्ट। एट द एंड ऑफ द टाइम आपके पास ऑप्शन भी नहीं होता, बिकॉज सब काम लोगों से करवाना होता है। एंड सम पीपल आर देयर विद मी फॉर सो मेनी इयर्स। मुझे ऐसा था कि ये बंदा कभी गलत काम नहीं करेगा। कोई ऐसा इंसान रिजवान भाई जिसके जैसा आप बनना चाहते हो? कोई इंस्पिरेशन? 2 आदमी आई वुड से। एक तो शेख मोहम्मद हमारे, जिसका मैं हमेशा देखते रहता हूँ किस तरह से वो काम कर रहे हैं, और दूसरे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या बात है, कसम से मैं बोलता हूँ, मैं उनको बहुत नजदीक से मैं देखता हूँ उनको। मैं आई लाइक द वे ही रूल। मुझे पता है मुझे काफी इसके अंदर ट्रोल भी होगा कि तुम मोदी जी की बात कर रहे हो। नहीं होगा, लोग करने वाले करते हैं ना एवरी सिचुएशन में। क्या पसंद है आपको मोदी जी का? उनका काम करने का तरीका, उनका काम करने का, वो भी 16 घंटे 17 घंटे काम करते हैं। आज इतना बड़ा हिंदुस्तान को चलाना बहुत मुश्किल, आसान नहीं है मेरे भाई, बहुत मुश्किल है। एक घर ही नहीं चलता 7-8 लोगों का, उसमें बर्तन बज रहे। तो आई whatever said and done, I am a big fan of his. Okay, and I tell this in all the podcasts, and I believe that he is the one who has changed पूरा हिंदुस्तान का जो लोग नजरिया से देखते थे, आज देख रहे, आज रिस्पेक्टेड पूरी दुनिया में है। कभी मुलाकात हुआ आपका? बहुत बार, 2-3 बार हुआ है मेरा, और अच्छी तरह से बात भी किया है।
और मैंने उनसे पूछा भी था कि मोदी जी मुझे खाली एक ही बताओ, मैं काम करता हूँ 10-11 घंटे, आप 16 घंटे कैसा काम करते हो? अच्छा, पूछा आपने? पूछा मैंने। क्या बोले? तो बोले हो जाता है रिजवान, एक बार जज्बा अगर तुम्हारे में होता है ना कि देश के लिए कुछ अच्छा करना है ना, तो अपने आप हो जाता है। मैंने कहा तू सोते कब हो? बोला फ्लाइट में सो जाता हूँ। अच्छा। हाँ, और ज़्यादा टाइम नहीं मिला। और सेकेंडली क्या है मालूम, मोदी जी गुजराती है, तो गुजराती में बात किया मैंने, तो वो हिसाब से आई वॉज एबल टू टॉक टू हिम इन गुजराती, सो दैट कनेक्शन वॉज तो आप बेटर। बात ही गुजराती? आई एम बॉर्न गुजराती। अच्छा। आई एम बॉर्न पक्का गुजराती। और ये जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि दुबई का इंडिया का पॉपुलेशन जो है गुजराती का, वो 5% है। कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, GDP में? कंट्रीब्यूशन 50% है। कैसे? ये रिसर्च का विषय है। હું ખાલી કહેવા માંગુ છું, ગુજરાતી હું છું, ગુજરાતી बहुत સરસ बोलूं છું, गुजराती ની જેમ दिमाग છે મારું। तो अभी शाहरुख खान का अगर मैं डायलॉग बोलता हूँ ना, तो डबल है मेरे में, मियाँ भाई की डेयरिंग और गुजराती का दिमाग। ये है सक्सेस का कॉम्बो। तो डेयरिंग भी कर लेता हूँ। क्या करते हैं जब फ्री टाइम होता है इसमें? वैसे 10 बजे चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी तो फ्री टाइम भी रहता होगा। हाँ, वाइफ के साथ बैठता हूँ, मूवी वूवी देखता हूँ। हम लोग का वी हैव अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल। मेरा जो फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है और सब लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो जब भी कभी मौका होता है तो बर्थडे पार्टीज हुई या कोई सोशल गैदरिंग हुआ, क्लबिंग में तो बिल्कुल नहीं नजर आओगे मुझे। आई विल गो फॉर माई हाउस पार्टीज जिसको होते हैं, जहाँ पे जिनके साथ कैसीनो लेने का मन है? कसीनो लेने का, कसीनो में लेने का तो मन नहीं, खेलने का भी इतना ज्यादा मन नहीं है। कभी कभी जाता हूँ शौक के लिए ना। कसीनो की स्टोरी मैंने कभी नहीं बताई। कोई शहर में गए तो कसीनो खेलने का दिल होता है। तो मेरा एक फॉर्मूला है कसीनो में जाने का। आई टेक ओनली $200 इन माई पॉकेट। जब भी कसीनो, $200 मेरा उसूल है कसीनो देखने का। उससे ज्यादा लेके जाता ही नहीं, क्रेडिट कार्ड लेके जाता नहीं, और $20 टैक्सी का रखता हूँ अलग से। तो $200 का $400 हो गया तो बाहर निकल आता हूँ। $200 खत्म हो गए तो भी बाहर निकल आता हूँ, और $20 टैक्सी का अलग से रखता हूँ अगर गाड़ी नहीं रही तो। मतलब फन के लिए, टाइम पास के लिए, खाली एंजॉय करने के लिए। कभी वो शौक नहीं है मुझे, ना पत्ते का शौक है, ना कसीनो का शौक है, ना कुछ भी शौक है। लास्ट में कैमरे को देखकर आप सिर्फ बता दो कि भारतीय लोग दुबई में क्यों इन्वेस्ट करें? आई थिंक दुबई ऐसी जगह है ना, स्पेशली फॉर हमारे देसी लोग, हमारे भारतीय लोग के लिए, इट्स लाइक मिनी भारत, मिनी मुंबई, मिनी दिल्ली, मिनी कोई भी सिटी से आप आ जाओ। यहाँ पे ट्रेडिशन वाइज आपको इतना लगेगा, कल्चर वाइज यहाँ का नवरात्रि जो बनता है, यहाँ की दिवाली जो बनती है, यहाँ का जो ईद जो बनता है, यहाँ का जो क्रिसमस जो हम मनाते हैं, ऐसा आपको लगेगा कि नहीं कि आप हिंदुस्तान के बाहर हो। खाना पीना आपको इतना अच्छा मिलेगा यहाँ पे कि यहाँ पे हर एक वैरायटी जो भी आपको खाना है, साउथ इंडियन या राजस्थानी या गुजराती या जैसे मैंने बोला, जो भी खाना है हर एक रेस्टोरेंट आपको मिलेगा। बातें भी लोग यहाँ के लोकल अरब्स जो है वो भी आपसे हिंदी में बात करेंगे, बिकॉज उनको भी पसंद है हिंदी में बात करना। एक जैसे दूसरा चीज तो मैंने बता ही दिया आपको, सेफ्टी वाइज सबसे सेफेस्ट सिटी है यहाँ पे। इंडिया से बहुत प्रॉक्सिमिटी, हमारा नजदीक है, बहुत इजी है। बॉलीवुड सारा, क्रिकेट सारा, एवरीथिंग हैपन्स। अब ये एशिया कप हो रहा है यहाँ पे, एवरीबडी इज हियर। मतलब मैं समझता हूँ भारतीय के लिए, जैसे मैं भी पूरी दुनिया घूमता हूँ और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई सिटी दुनिया की मैंने नहीं विजिट किया होगा, लेकिन दुबई जैसी मजा, और नहीं बिकॉज मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, मैंने आपको प्रॉपर्टी बेचने के लिए नहीं ये कहानी बताई है। दुबई जैसा जगह, दुबई जैसी मजा फॉर ए भारतीय दुनिया में कोई नहीं है। आपको ना अमेरिका में मजा आएगी, ना आपको लंदन में मजा आएगा, ना यूरोप में मजा आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता है क्या है, यहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं है। यहाँ पे आपको कभी कोई नहीं बोलेगा यार आपने काम कर लिया और आपको भगा देंगे, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, आज कनाडा में हो रहा है, यूएस में हो रहा है, भगा रहे। हमारे ट्रम्प साहब बोल रहे कि नहीं आओ इधर काम करने के लिए इंडियन लोग। यहाँ पे ये सब चीज कहीं नहीं होगा। दुबई वेलकम्स एवरीबडी, दुबई लव्स एवरीबडी। यहाँ आपका रिलीजन आप परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन हाँ एक ही चीज आपको करना है, यहाँ के कायदे कानून को आप संभाल के काम करना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विदाउट द कायदे कानून। अगर जो आपने कर लिया, अच्छा बिजनेस किया, तो दुबई जैसी जगह आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए ऐसी कोई जगह नहीं है दुनिया में हमारे भारत भाई के लिए। बहुत गजब जवाब दिया रिजवान भाई आपने, तो मतलब इमोशनल टाइप आंसर था ये। नहीं बात सही है, सही है बात। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप फैमिली को ले आओ इधर, नहीं उसको एक हफ्ता रखो यहाँ। मैं अभी कोई 7-8 महीना पहले आया था अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ,
और यू विल नॉट बिलीव, हम लोग कोई 8-9 दिन के छुट्टी पर आए थे, और जब 8-9 दिन ख़त्म हो गए और अगले दिन का फ्लाइट था, तो मेरे बच्चों ने मुझे बोला कि इसको एक्सटेंड करते हैं हम। तो इसको हम एक्सटेंड करते हैं, तो 3-4 दिन का एक्सटेंशन। तो वी ट्राइड कि हम फ्लाइट कैंसिल करें और 3 दिन और एक्सटेंड करें, क्योंकि 9 दिन के अंदर भी वो जो दिल नहीं भरा, जो मन था ना वो भरा नहीं। हाँ। तो बच्चे इतने खुश और बार बार बोलते हैं व्हेन वी अगेन गो टू दुबई। अभी मैं आया तो दुबई मुझे बोले यार तुमने बताया नहीं हमको, नहीं तो हम भी तुम्हारे साथ चलते थे। तो वो वाइब तो है दुबई की। दुबई एक ऐसा एडिक्शन है ना, जो यहाँ आ जाता है ना उसका दिल ही नहीं करता है। और वही सोच के मैंने ये 1% प्लान का आइडिया निकाला। मुझे पता है कि दुबई के अंदर जिसने 6 महीना 1 साल निकाल दिया ना, वो दुबई छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो भाई कामयाब होने का कोई नुकसान है क्या? नुकसान क्या है? कुछ नहीं, फायदा ही है। नुकसान बस कहते हैं कि जो लोग आदमी बहुत अमीर होते हैं ना वो अकेले पड़ जाते हैं। नहीं मैं टचवुड वो नहीं, नॉर्मली होता है लोगों के साथ में। लोगों टॉप पे जाते हैं तो ऊपर भीड़ कम होती है टाइप्स। नहीं, मेरे साथ दोनों है। भीड़ कम नहीं है, आई वुड से कामयाबी भी है और दोस्ती भी है। अगर मेरा, जैसे मैंने अभी बात करूंगा, आदिल सना की, मेरे बेटे की शादी की थी हमने, तो उसको क्रूज में हमने शादी की थी। और उस क्रूज के अंदर में 1200 दोस्त मेरे फ्रेंड्स को लेके मैं क्रूज में गया था। फ्रॉम वी टू के क्रूज फ्रॉम बार्सिलोना। 1200, ऑफ कोर्स 1200 आर नॉट मे बी द इमीडिएट फ्रेंड, मेरे फ्रेंड, बच्चों के फ्रेंड, जिसके साथ शादी हो उसके फ्रेंड्स। तो मेरे खुद के फ्रेंड 200-300 अलग अलग ग्रुप्स में है जो आर माई फ्रेंड। उसमें से ऑफकोर्स 25-30 काफी क्लोज होंगे, बाकी फ्रेंड्स है। बट आई एम नॉट अकेला। जिस दिन ये मुझे लगता है कि अकेलापन है, वो कहीं ना कहीं दोस्ती वाला कुछ ना कुछ फंक्शन चलने होता है, मेरे पास टाइम होना चाहिए, उस फंक्शन में घुस जाता हूँ मैं। तो रिजवान जी, जब मैं आपके ऑफिस में आया आज, तो एक तो मुझे भीड़ बहुत दिखाई दी, तो आई वॉज शॉक्ड कि इतना भीड़ कैसे है, और सब रियल एस्टेट ब्रोकर और टाई सूट और कस्टमर भरा पड़ा है आपका ऑफिस। मतलब मैं बहुत बिल्डर के ऑफिस में, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गया हूँ, मैं गया हूँ काफ़ी, और अच्छे बिल्डर्स के साथ रिलेशनशिप भी हैं, लेकिन इतना भीड़ मैंने जनरली नहीं देखा। इसको तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो ये आपको क्रेडिट भी है और आपकी तारीफ भी। दूसरी जो चीज़ मैंने नोट करी आपके ऑफिस में, आपने ऑफिस के अंदर सैंपल अपार्टमेंट बना रखे हैं, जो आपने मुझे दिखाए भी सी। ये मैंने कहीं नहीं देखा। साइड पे तो सैंपल अपार्टमेंट मैंने देखे हैं बहुत, कि 2 BHK का एक सैंपल बना दो सो दैट कस्टमर विल गेट अ फील कि लगेगा कैसे। ये ऑफिस के अंदर सैंपल अपार्टमेंट की क्या कहानी? ये मतलब थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा आपको? नहीं, अजीब नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। क्या कारण है इसका? कारण ये है क्योंकि देखो, कस्टमर जब भी आता है ना डील करने के लिए, तो ऑफिस में आता है वो आपके सेल्समैन के साथ बात करने के लिए। और उसको तुम बोलो तुम साइड पे जाओ सैंपल अपार्टमेंट देखने के लिए, वो जाएगा नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ 4 टाइप के अलग अलग सैंपल अपार्टमेंट रखे। स्टूडियो, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, अलग अलग सैंपल अपार्टमेंट यहाँ पे रखे, एंड डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ। तो कस्टमर के चॉइस के हिसाब से ही कैन चूज कि मुझे स्टूडियो वाला अपार्टमेंट, कलर अपार्टमेंट मुझे 2 बेडरूम में चाहिए, हम दे देंगे। 2 बेडरूम वाला स्टूडियो में चाहिए, वो आपको बना के दे देंगे। अच्छा, ये मेरे लिए बहुत ईजी है, बिकॉज हमारा खुद का डेन्यूब होम है। डेन्यूब बिल्डिंग मटेरियल के बारे में तो बताया। डेन्यूब होम एक मेरी कंपनी है जो फर्नीचर का काम करती है। अच्छा, खुद की कंपनी है जो डेन्यूब होम पूरा फर्निशिंग का काम करती है। तो उन्होंने वो मुझे बना के लेके जाके इधर बनाते इधर, और फिर हम कस्टमर को चॉइस देते कि आपको ये पूरा फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलेगा। और होल मकसद क्या है कि फर्निश्ड अपार्टमेंट देने का, कि तुमको ज्यादा से ज्यादा रेंटल मिले। ऑफिस में क्यों बनाया? बिकॉज कस्टमर ऑफिस में आता है, उसको साइड जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे चूज करो, यहीं से आप। अमेजिंग है यार, मैंने कभी नहीं देखा। और मुझे इससे एक भी अच्छा लगता है कि साइड पे तो एक ही जगह जाएगा, यहाँ तो 4 साइड का सैंपल अपार्टमेंट बन, बिल्कुल 4 अलग अलग साइड का। और आपको कस्टमर को चॉइस दिया जाता है कि आपको जो कलर पसंद कॉम्बिनेशन आया, अब लेआउट चेंज नहीं होगा, कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। वो एक ही ऑफिस में आके वो चारों सैंपल देख लीजिए, और फिर वो फैमिली के साथ आता है कि यार मुझे ये पसंद है। हाँ, वो नहीं बोल सकते कि मैं पीला सोफा दिया तो इसमें ब्लू सोफा करके दे दो। तो जो सोफा का कलर होगा वही उसको मिलेगा, वही कॉम्बिनेशन मिलेगा। ऐसा मिक्स एंड मैच भी नहीं कर सकते हो कि नंबर 1 का और नंबर 2 का मिक्स करके दे दो। ये पर्टिकुलर सैंपल अपार्टमेंट, लेकिन वो ऑफिस में आके सब चीज आराम से देख सकते हैं। बहुत स्वीट चीज है, बहुत। ये बहुत आइडिया होता है। ये आइडिया कहाँ से आया? मतलब मैंने कभी नहीं देखा ऑफिस के अंदर। आइडिया बहुत सारी आती रहती, बस इसी का तो काम है अपना। नई आइडिया निकालो और कस्टमर को, जैसे मैंने बोला, ऑफर देम मोर वैल्यू देन व्हाट दे वांट। अगर वो ये भी एक वैल्यू एडिशन है भाई। जैसे आज अगर आप देखो,
आप कोई भी कंपटीशन में देखो कि कितने आदमी लोग फर्निश्ड अपार्टमेंट देते, कोई नहीं देता भाई। और इंडिया में तो मैं कोई नहीं देता, रॉ बना के देता। कस्टमर के लिए जो इधर यहाँ से इंडिया से आ रहे हैं, पूरे दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, उनको पता है कि पूरा मेरा फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलके मुझे मिल रहा है, मेरा रेंटल सबसे ज्यादा मिलेगा मुझे, तो वो हिसाब से दे वेरी हैप्पी। सो मन तो नहीं कर रहा रिजवान भाई आपको छोड़ने का, लेकिन छोड़ना पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं जनरली बहुत इंस्पायर हूँ उन सब लोगों से जिन लोगों ने सेल्फ मेड यात्रा करी है, एक ज़मीन से आसमान की ऊंचाई छुई है। देखो, पैसा बनाना मैं फिर भी कहता हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है, दुनिया में बहुत लोगों ने पैसा बनाया है, लेकिन पैसा बनाने के प्रोसेस में दुनिया को इंस्पायर जब करता है ना आदमी, तो बड़ी बात हो जाती है कि। और ये अच्छा लगा आपसे मिलकर कि आपने सिर्फ पैसा ही नहीं बनाया, आपकी जर्नी से लोगों ने इंस्पिरेशन भी लिया है कि कैसे मुंबई से निकल के कोई व्यक्ति दुबई में आगे राज भी कर सकता है। और अच्छी बात ये लगी मुझे आपकी, आपसे बात करने के प्रोसेस में, यू आर स्टिल वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, और आज भी सड़क पे काम कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों में मिस हो जाता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो फिर वो, मैंने कहा ना, मुकुट सर पे आ जाता है, तो उनको लगता है कि नहीं यार, अब ये मेरा काम नहीं है, अब ये उसका काम है। लेकिन आपने बताया ना कि जब मैं, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मैं फिर टपड़ी लगा लूँगा, और फिर से माल बेच लूँगा, और फिर से राइज करूँगा। तो ये आपकी जो बात थी, मैं इससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो और आप ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहें। गाइस, दिस वाज अ फैंटास्टिक कन्वर्सेशन विद डैनियल रिजवान सज्जन, और मुझे बहुत कुछ खुद भी पर्सनली सीखने को मिला। बीइंग अ सेल्स कोच, हम लोग सिखाते हैं हाउ टू सेल प्रॉपर्टी, लेकिन मैं रिजवान भाई से सीख के जा रहा हूँ। नहीं, आपका भी तो इतना अच्छा, आप जब भी देते हो मोटिवेशनल, मैंने आपका देखा है इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल दैट, द वे यू गाइड पीपल, द वे किस तरह से माल बेचना चाहिए, किस तरह से कस्टमर को क्या बात करनी चाहिए, वो भी एक सेशन बहुत अच्छा करते हो। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं भी आपसे एक सेशन कराऊंगा दुबई में, मेरे सारे सेल्स वालों को, ताकि उनको भी सीखने मिलेंगे। जैसे आपने बोला कि अगर कराओगे तो डबल हो जाएगा आपका सेल। 1000%। मेरे को उतना ही कॉन्फिडेंस है। चलो ठीक है। और आप मेरी प्रॉपर्टी बेचो दुबई, अपना बॉम्बे में, इंडिया में। जब भी आप सेशन में जाओगे ना, तो उसके अंदर मैं एक अलग से कोड बना के दे दूंगा आपको। ये मुझे ही बेच रहे हैं, देखो। ये बेचने वाले को बेच रहे हैं, देखो। ये सेशन में जिसने भी माल खरीदा उसको एक पर्टिकुलर डिस्काउंट मिलेगा, और वो सोनू शर्मा के नाम पे जाएगा, और तो मैं भी कमा लूंगा, मैं भी कमा लूंगा। जितना सेशन में कमाऊंगा उससे ज्यादा कमाऊंगा, उतनी गारंटी। नहीं, मैं तो इतना कहूंगा कि आप जो मुझे इंसेंटिव देंगे वो मैं अपने कस्टमर को पास कर दूंगा। चलो, वेरी गुड। सो गाइस, ये थे हमारे साथ रिजवान भाई, और बहुत अच्छा लगा आज दुबई में उनसे मुलाकात करके, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। थोड़ा आउट ऑफ द वे भी था, और सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं हुई, रिजवान भाई के पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई। एंजॉय करिए आज के इस पॉडकास्ट को, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगले किसी और पॉडकास्ट में किसी और शानदार शख्सियत के साथ फिर आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत मजा आया। थैंक यू।